चलो कस्टम स्टार्ट करते हैं। बिलीव मी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग, बहुत मजेदार। पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा सर, इसमें कई सारी चीजें फालतू है जो नहीं पढ़ने की होती है। मैं मतलब ऑनलाइन में लोगों के लेक्चर्स देखा हूं, गजब लेवल पे इलेबोरेट करते हैं कस्टम को। मतलब एक एक टॉपिक को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा रगड़ देते हैं और उससे आता भी नहीं है। क्यों? ये चीज जताने के लिए स्टूडेंट को कि हमें देखो कितना कस्टम आता है। देखो सिखाने को तो मैं भी सीए में पढ़ा हूं सर, फाइनल लेवल पे जितना बोलोगे कस्टम पढ़ा सकते हैं। पर एक बार समझो सर, एग्जाम पास होना प्रायोरिटी है। सीख तो हम जिंदगी भर जाएंगे, मैं सीखने मना नहीं कर रहा हूं, बट अभी उतना सीखो जो एग्जाम पास होने के लिए जरूरी है। नहीं तो पता चला सर, मान लो एग्जाम ही पास नहीं हो पा रहे हो, सीख के सब आ चुके हो, तो मतलब क्या बनेगा उस टाइप का कस्टम पढ़ने का। तो मैं स्टूडेंट को ये बोलता हूँ, मैं आपको पढ़ाते टाइम बताते रहूंगा सर, कौन सी चीज एग्जाम में आती ही नहीं है, आती ही नहीं है। समझाने को समझाऊंगा पर आती नहीं है एग्जाम में, तो उसको एकदम रगड़ के मत पढ़ने चले जाना कि याद करने चले गए, उसमें टाइम वेस्ट कर दिया। नहीं सर, टाइम जहां पर देना जहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते सर। चलो देखो कस्टम एक्ट और रूल्स, देखो सर। सबसे पहला इंट्रो दिया हुआ। आपको लगता है सर ये इंट्रो एग्जाम में पूछेगा, मतलब इतना खाली बैठा हुआ आदमी कि मुझसे अर्थशास्त्र ये सब चीजें पूछना चले जाएगा, मतलब जीएसटी, इनकम टैक्स, जीएसटी छोड़ के, इनडायरेक्ट टैक्स छोड़ के ये सब पूछेगा मुझसे अर्थशास्त्र। बोलेगा छोड़ कस्टम बाहर में जाए, पहले तू बता अर्थशास्त्र क्या होता है। स्टूडेंट वही सुसाइड कर लेगा, बोले बाहर में जाए, मैं प्रोफेशनल पढ़ने आया था, अर्थशास्त्र पढ़ने आया था। तो सर कोई भी स्टूडेंट मेरे सर नॉलेज ले लो ना सर, इसको आपको रीड करना है, नॉलेज लेना है, लो, मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। मैं भी कल रात को बैठ के देखा, बोले भाई कुछ तो अच्छा सिखाया, कुछ अच्छा। अर्थशास्त्र, फिर वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वो सब की बात है सर, हमारे काम की नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट है। पर हमें ये पता होना चाहिए सर, कस्टम एक्ट जो था वो सर 1962 का एक्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। कस्टम एक्ट 1962 है, हम नीचे इसको और इलैबोरेट करेंगे, नीचे कवर भी होगा। पहली बात, अब यहां से चैप्टर पढ़ना स्टार्ट होते हैं सर। एक चीज समझ लो, कस्टम में जितनी भी ड्यूटी बनती है, चाहे इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, ये ड्यूटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां से स्टेट पिक्चर से बाहर, सर जीएसटी में अपन पढ़ते हैं ना, स्टेट भी है सेंट्रल भी, दोनों चलते हैं। कस्टम में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल होता है सर। ये लिस्ट 1 में होता है और एंट्री नंबर 83, ये पूरा का पूरा पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट बीच में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। स्टेट का नो कोई पावर है ना कुछ कर सकता है सर स्टेट इसमें, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड रहता है, इसमें पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ रहता है। ठीक है, तो देखो सर, कस्टम 1962 में है, इफेक्टिव हुआ 1 Feb 1963 में। 1962 में कस्टम एक्ट बन गया था, बट इफेक्टिव मतलब जब से काम चालू हुआ कस्टम में 1 Feb 1963 में। ये डेट मैंने आपको इसलिए बता दी कि इन केस अगर एमसीक्यू में आ गया तो पता होना चाहिए, अदरवाइज इसका भी अभी ऐसा कोई रिलेवेंस नहीं है। नीचे हम कवर अप करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ये सब जो चीजें दी हुई है इसको पढ़ने का सेंस नहीं है, नीचे हम ये सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ने वाले सब। तो यहाँ पढ़ने का तो बिल्कुल भी सेंस नहीं है, आप टाइम वेस्ट कर जाओगे, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आओ आगे, सोर्सेज ऑफ कस्टम लॉ। कस्टम एक्ट 1962 में मैंने आपको बताया सर, ये बेसिकली किस में ड्यूटी लगाने वाली बात है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कस्टम ड्यूटी है, कस्टम टैक्स नहीं होता, कस्टम ड्यूटी है, समझो सर। टैक्स मत बोल देना सर, ये ड्यूटी है सर। बोलने में अंतर होता है सर, ड्यूटी और कस्टम, ड्यूटी और टैक्स में। जो कस्टम ड्यूटी है वो सिर्फ दो ही चीजों में बेसिक फोकस करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी, एक्सपोर्ट करोगे तो भी कस्टम ड्यूटी लगेगी। सर कितने परसेंट, कितने रेट में कस्टम ड्यूटी लगेगी? ये कस्टम टैरिफ एक्ट दिया हुआ है 1975 का, इसमें दिया हुआ है सर कि अगर मैं आईफोन इंपोर्ट करूंगा तो कितना रेट का कस्टम ड्यूटी लगेगा। अगर मान लो कल के दिन में ये रिमोट बाहर बेचता हूं तो इसमें कितना परसेंट कस्टम ड्यूटी है, ये सब कस्टम टैरिफ एक्ट में दिया हुआ। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इररिलेवेंट, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट, क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपको तो उसको बताना पड़ेगा ना, अबे तू अगर इंपोर्ट करेगा या एक्सपोर्ट करेगा तो इसमें इतना टैक्स है। बट स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट में इररिलेवेंट, क्योंकि स्टूडेंट को तो सर वो सामने से बता देगा कितना परसेंट है, आपको थोड़ी बोलेगा ले कस्टम टैरिफ एक्ट की बुक पकड़ और ढूंढ ले इसमें से। स्टूडेंट बोलेगा एक काम कर, तू ही पेपर दे दे, मैं तो घर जा रहा हूँ। समझ आ रहे? तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। बट हाँ ये पता होना चाहिए आपको कि कस्टम में जो परसेंटेज दिए हुए रहते हैं वो परसेंटेज कस्टम टैरिफ एक्ट में दिए हुए रहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो सर,
कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कस्टम में कोई भी चीज की वैल्यूएशंस कैसे करते हैं, ये सब अभी अपन नीचे पढ़ने वाले हैं कि सर अगर आपने कोई ड्यूटी दी हुई है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्या होता है, ये सब अभी अपन नीचे पढ़ेंगे। लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी, सर क्या कस्टम ड्यूटी होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है? पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया वाला समझ रहे हो। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से भी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो भी क्या कस्टम ड्यूटी लगेगी? यस, वो छोड़ेंगे नहीं सर, वो कोई एंगल से नहीं छोड़ेंगे। आप कहीं से भी करो, मुंबई से करो, विशाखापट्टनम से करो, कोलकाता से करो, वो छोड़ने वाले नहीं है सर। आप कहीं से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, वो पूरे इंडिया पे कस्टम ड्यूटी लगेगी सर, जहां से भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। मैंने पूछा इंडिया क्या होता है, ये तो बताओ सर। तो सरकार बोली वो तू बचपन में ज्योग्राफी वाला मैप नहीं देखा, वो इंडिया होता है। मैं बोला बस उतना ही इंडिया होता है? सरकार बोली ना 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 ना, ये भी होता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। मैं बोला टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? सरकार बोली समुद्र में भी कुछ हिस्सा है जिसको इंडिया माना जाता है। अगर वहां पर भी कोई गुड्स आ गया तो उसको मान लिया जाएगा कि गुड्स इंडिया में आ गए और उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। मैं बोला नहीं समझ आया। सरकार बोली सुन, जैसे मुंबई पोर्ट है, अब मुंबई पोर्ट में अगर कोई गुड्स आके खड़ा हो गया तो वो तो गुड्स इंपोर्ट हो गया, वो तो एक बच्चा भी बता देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर समुद्र के कुछ हिस्से में कुछ एरिया है, अभी अपन पढ़ेंगे सर, टेरिटोरियल वाटर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 3 एरिया है सर। और नीचे ये दिखेगा, देखो, टेरिटोरियल एरिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अगर इस एरिया में अगर आपने कोई गुड्स बाहर से मंगाया और मान लो अगर आईफोन आते आते शिप ये EEZ में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में टाइटैनिक हो गई, डूब गई शिप, तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स इंपोर्ट हो गया है और कस्टम ड्यूटी लगेगी सर। मैं बोला अच्छा, चलो इसी को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। मान लो मैं गुड्स अगर इंडिया से बाहर भेजा तो भाई इंडिया से बाहर भी तो भेज सकता हूँ, एक्सपोर्ट भी तो कर सकता हूँ। और मान लो शिप बाहर पहुंच ही रही थी, ये बॉर्डर के पहले डूब गई, टाइटैनिक हो गई, डूब गई। अब सरकार बोलेगी ये माना ही नहीं जाएगा कि गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हुआ। बोला अच्छा, आज के बाद मेरा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया सर, कि जब तक ये जो इंडिया का एरिया है ना सर, इस इंडिया के एरिया से अगर गुड्स बाहर जाएगा तो ही एक्सपोर्ट कहलाएगा, और इस एरिया के अंदर आएगा तभी इंपोर्ट कहलाएगा। अगर उसके अलावा कहीं और पे डूब गया ना गुड्स, तो वो कभी इंपोर्ट माना ही नहीं जाएगा। समझ आई मेरी बात, मैंने क्या बोला? आओ देखो ऊपर दिया हुआ है सर। As per Section 3 of the Territorial Water, Continental Shelf Economic Exclusive Economic Zone and other Maritime Zone Act 1976, territorial water extend to 12 nautical miles, और एक नॉटिकल माइल 1.1515 माइल्स होता है, बोले तो 1.852 किलोमीटर्स। सर स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट में MCQ में ये आ जाता है कि एक क्या बोलते हैं, सॉरी 12 नॉटिकल माइल्स कितना हो सकता है, या कितने नॉटिकल माइल्स तक सर इंडिया एक्सटेंडेड है, ये एग्जाम में आ सकता है और आपको याद रखना है सर। जो काम का है वो आपको याद रखना है, आप छोड़ नहीं सकते उसे। इनटू द सी फ्रॉम द बेस लाइन, मैंने आपको बताया सर, जहां पर बेस लाइन होता है, जहां पर पोर्ट होता है, वहां से गिनना चालू करते हैं सर हम 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग एनी बे, गल्फ, हार्बर, शेक और टाइडल रिवर्स, ये सब चीजें भी इंक्लूड हो जाती है। अब ये सब आपको एग्जाम में याद नहीं रखना है, जितने भी नाम दिए हुए हैं ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि समुद्र में हमें कितना देखना है, 12 नॉटिकल माइल्स, ये ध्यान रखना है। समझ आया? फर्दर दैट इंडिया इंक्लूड नॉट ओनली द सरफेस ऑफ सी बट ऑल्सो द सी बेड और द सबसॉइल अंडरलाइंग द एयर स्पेस ओवर सच वाटर। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं भैया? जब हम मुंबई के पोर्ट से 12 नॉटिकल माइल देखते हैं ना समुद्र में, ये देखे ना सर, ये देखो 12 नॉटिकल माइल्स तक देखे ना समुद्र में, तो ये मत समझ लेना कि इस 12 नॉटिकल माइल में मतलब जो पानी से आ रहा है वही इंडिया का है, नहीं सर। इस 12 नॉटिकल माइल्स में जो हवा में भी चीजें है ना वो भी इंडिया की है, और जो समुद्र में पानी के नीचे कुछ मिल गया तो वो भी इंडिया का है। मतलब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर यहाँ पर कोई पेट्रोल की खदान मिल गई, समुद्र में तो पेट्रोल की खदान मिलती है जनरली ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वही मिलेगी एक बार, बट समुद्र में पेट्रोल की खदान, तेल की खदान मिलती है सर, और तेल की खदान यहाँ पर मिल गई तो सर क्या वो इंडिया का है? हाँ,
पूरा इंडिया का। समझ आया, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ। इस एरिया के अंदर आया तो इंडिया का, इस एरिया के बाहर निकल गया तो वो इंडिया का नहीं है, फिर इंडिया नहीं छू सकता उसको। देखो ये क्या बोलते हैं, आओ, ठीक है। इंडिया हैज अ सोवरेनिटी इन इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, दिस मींस ऑल द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट रूल्स, देखो एक्ट रूल्स रेगुलेशंस आर एप्लीकेबल इन द इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। मैंने आपको बताया पानी समुद्र के एरिया में भी कस्टम ड्यूटी अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है सबको। देखो मीनिंग ऑफ टर्म्स, बेस लाइन मतलब मैंने आपको बताया सर, जहां से वो कस्टम पोर्ट है, जहां से पानी चालू होता है उसको बेस लाइन बोलते हैं लोग, ठीक है। लोअर वाटर मार्क अलोंग द कोस्ट। फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है ये बता रहे सर, ये आपको एग्जाम में नहीं आते, नॉलेज के लिए पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि सर 1200 नॉटिकल माइल्स तक फ्रॉम द बेस लाइन EEZ बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया कहां तक बोला जाता है, ये आप नॉलेज के लिए पढ़ लो सर, नॉलेज ठीक है बट एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है, इररिलेवेंट है। आ गया, देखो सर, एक्सटेंशन ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 एंड द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 टू EEZ एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मैंने आपको बताया क्या टेरिटोरियल वाटर EEZ और कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन सब एरिया तक पूरा इंडिया माना जाएगा। यस, एक बार अगर शिप इसके अंदर आ गई ना सर तो ये गुड्स मान लिया जाएगा इंपोर्ट हो गया। अब एक आदमी बोला सर मान लो अगर EEZ में आ गई थी शिप, शिप वहां पर टाइटैनिक हो गई, आप तो बोलो सर गुड्स इंपोर्ट हो गया। अब अगर गुड्स इंपोर्ट हो गया कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, क्या लगता है देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सरकार बोली देना पड़ेगा, मैं बोला पागल है, मेरे पास तो वो गुड्स आया ही नहीं, टाइटैनिक हो गया। सरकार बोली मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो इंडिया के अंदर आ गया तो ये मान के चला जाएगा कि गुड्स इंपोर्ट हो गया और तेरे को कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। मैं बोला मैं कैसे करूं, वो तो समुद्र के अंदर है। सरकार बोली वो तेरा पर्सनल कंसर्न है, तू जा कूद जा और निकाल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे तेरे को कस्टम ड्यूटी तो देना ही पड़ेगा। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तू निकालेगा कि नहीं निकालेगा, मेरे को कस्टम ड्यूटी चाहिए मतलब चाहिए। मैं बोला अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है, मान लो मैं अगर गुड्स यहां से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूं और वो भी गुड्स जो है वो EEZ में डूब गया, फिर दू एक्सपोर्ट ड्यूटी। सरकार बोली मत दे, इंडिया से बाहर ही नहीं गया, जब गए नहीं तो तू एक्सपोर्ट ड्यूटी भी मत दे। समझ आ रहा है, बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ पक्का? तो देखो उन्होंने वही बोला सर, नोटिफाइड डेजिग्नेटेड एरियाज, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको भी इंडिया में कंसिडर किया गया फॉर द पर्पस ऑफ कस्टम। क्लियर हुआ? देखो सर याद है मैंने आपको ऑयल वाली कहानी समझाई थी, भाई तेल तो समुद्र में ही निकल रहा है, और ये समुद्र में तेल निकल रहा है, पहले ये देखो कहां मिल रहा है, याद रखना सर। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है तो इंडिया उसमें क्लेम नहीं कर पाएगी सर, पर अगर इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ गया और तेल मिल गया, सोने की खदान, हीरा मिल गया, सब हमारा है, सब हमारा है, हम किसी को नहीं देंगे। समझ आया, बैठा दिमाग में? इसके बाद अब देखो ये जो दिया हुआ है ये नहीं आएगा सर, ये बिल्कुल पढ़ने का मतलब नहीं है, सेंस ही नहीं है, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं पढ़ा सर, आराम से पढ़ा, ये आपको बता रहा है कि कहां तक किस पर्सन के पास राइट से कि कस्टम ड्यूटी ले पाएगा, नहीं आता एग्जाम में और आएगा भी नहीं, और पहली बात स्टूडेंट उसको रट नहीं पाएगा, सेंस ही नहीं है, इसलिए इन लोग पूछते भी नहीं है, इतना टेक्निकलिटीज में पूछेंगे ही नहीं सर, ठीक। चार्जेबिलिटी ये काम का है सर, चार्जेबिलिटी काम का है, क्यों सर? जैसे हम इनकम टैक्स और जीएसटी में नहीं पढ़ते थे, जीएसटी में अपन क्या बोलते थे, जो सेक्शन 7 में सप्लाई में कवर नहीं हो उसमें जीएसटी मत लगा। इनकम टैक्स में अपन बोलते थे सर जो सेक्शन 3 में कवर नहीं होता चार्जेबिलिटी में, इनकम टैक्स ही मत लगाना। वैसे ही कस्टम के साथ जो सेक्शन 12 में कवर नहीं हुआ भाई कस्टम ड्यूटी ही मत लगाना उसके ऊपर, वो क्या करोगे इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा के? मैं बोला अच्छा एक आध एग्जाम्पल दो। सरकार बोली देख तू छत्तीसगढ़ में बैठा है, तूने अगर दिल्ली वाले किसी पर्सन को कुछ सेल किया तो भाई इंडिया से बाहर बाहर कहाँ गया, वो तो इंडिया के अंदर ही चल रहा है, तो कस्टम ड्यूटी थोड़ी लगेगी। मैं बोला अच्छा जीएसटी भी नहीं लगेगा? सरकार बोली बकवास ना कर, जीएसटी तो लगेगा साले, जीएसटी क्यों नहीं लगेगा, हम कस्टम की बात कर रहे हैं, कस्टम नहीं लगेगा। मैं बोला ये कहां पर लिखा हुआ है? बोले यही तो चार्जेबिलिटी में लिखा है, देखो ड्यूटीज ऑफ कस्टम शेल बी लेविड एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट, इसमें रेट्स होते हैं, एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्ट। अगर ये दो में से कोई भी कहानी नहीं है तो तू भैया कस्टम ड्यूटी लगाई मत। समझ आ रहा है ना, बेटा दिमाग में? देखो टैक्स पॉइंट क्या दिया हुआ है, ड्यूटी ऑफ कस्टम इज लेवेबल ऑन गुड्स नॉट ऑन पर्सन इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग इट।
ये बहुत सही है सर। कस्टम, मैंने आपको पहले भी जब जीएसटी पढ़ाया था तब एक बात सिखाई थी सर, इनडायरेक्ट टैक्स की खास बात ये होती है ये हमेशा गुड्स और सर्विसेज पे होता है। इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पे होता है सर, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स पर्सन की इनकम पे नहीं होता है। अबे मैं 500 करोड़ रुपए कमाऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं खरीदता या प्रोवाइड नहीं करता या अवेल नहीं करता। जीएसटी और कस्टम की तो बात ही नहीं आना है, समझ आ रहा है? मेरी इनकम से जीएसटी और कस्टम डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब होगा तू क्या गुड्स बेचा, तू क्या गुड्स खरीदा, तू क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया या तू क्या सर्विसेज अवेल किया, उससे उनको मतलब, उनको कोई मतलब नहीं मेरी इनकम क्या। समझ आया? अगला, गुड शैल बी एज सच, गुड शैल बी सच एज आर इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही होना चाहिए सर। द रेट शैल बी एप्लीकेबल एज पर द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। और भाई गुड्स वर्ड का मतलब देखो, गुड्स इट इंक्लूड्स वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। अब देखो सर, इन लोग ये चीज नहीं बोलते। एक बात बताओ, क्यों रशिया हमको एयरक्राफ्ट नहीं बेचता? बेचता है सर, तो हम तो खरीद रहे ना एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट अगर ये गुड्स में नहीं बोलता तो हम जी फिर बच गए कस्टम से, कस्टम से बच जाएंगे सर। और व्हीकल तो आपको वैसे ही पता है सर, क्यों हम इंडिया से बाहर व्हीकल नहीं बेचते? बेचते हैं सर, इंडिया से बाहर व्हीकल बेचते, बाहर वाले भी यहाँ पर इंडिया में व्हीकल बेचते, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। टेस्ला महंगा क्यों पड़ता है इंडिया में? यही तो कारण है सर, इंपोर्ट ड्यूटी। अगला स्टोर्स, सब वो गवर्नमेंट एग्जाम कर देती है, कुछ चीजों को एग्जामेशन है, बट लगता तो सब में सर। अगला स्टोर्स, अगर कोई चीज स्टोर वगैरह की है, जो चीजें आप मंगा रहे हो सर, सब में लगेगा। बैगेज, बैगेज समझते हो? सामान, जो आप सामान लेके जाते आते हो सर। ऐसा थोड़ी कि आप दुबई गई हो तो दुबई गए हो तो 1 किलो सोना लेके आ जाओगे सर, ऐसा थोड़ी कि मनमर्जी थोड़ी चलती है भाई। बैगेज, आपका सामान चेक होता है सर। आप लोग पता है एयरपोर्ट में आप कभी ध्यान दियोगे, हम सामान लेके जाते तो वो सामान हमारा चेक होता है मशीन में। बैगेज चेक करते हैं क्या लेके आए हो, कितना सामान है, उस स्क्रीनिंग में तो सब कुछ दिख जाता है सर, उससे स्कैन होता है, सब दिख जाता है सर बैगेज। और इवन ये बैगेज हर जगह टैक्सेबल है, आप रेलवे से भी लाओगे तो भी पकड़ लेंगे आप। अगला दिया हुआ है करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इनमें भी सर गुड्स पे कवर कर लेते हैं लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को। अगला एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये आखिरी में दिया है। जबकि याद करो हम गुड्स की डेफिनेशन कैसे पढ़ते हैं सर जीएसटी में, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहली लाइन तो यही पढ़ते हैं सर, ये भी दिया हुआ। अब आप मेरे को बोलोगे सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बनती है? चांसेस तो कम है, बहुत कम चांसेस है कि इससे कोई क्वेश्चन आए, बट हमें एक बार पढ़ा हुआ रहता है तो ज्यादा कंफर्टेबल लेवल पे रहते हैं कि इन केस अगर एग्जाम में आ गया कि गुड्स इंक्लूड्स, तो अगर आपको लिस्ट दे दी हुई है तो पता रहेगा कि कौन कौन सी चीजें गुड्स में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। इंपोर्ट, इंपोर्ट वर्ड का मतलब क्या होगा सर? इंडिया के बाहर से गुड्स कहां पर लाना है? इंडिया में, और इंडिया में कहां पर सर? समुद्र के एरिया में भी, जहां तक इंडिया है वहां के अंदर अगर गुड्स आ गया तो इंपोर्ट माना जाएगा सर। इंपोर्टेड गुड्स क्या माने जाते हैं सर? ऐसे कोई भी गुड्स जो बाहर से आए, इंडिया में एंटर कर गए, पर इसको अभी तक मैंने घर नहीं लेके गया। घर नहीं लेके गया मतलब जैसे मान लो मैंने 1 लाख आईफोन पीस यूएस से मंगाया, मेरा गुड्स आया, मुंबई पोर्ट में पड़ा हुआ है, जब तक वो मुंबई पोर्ट में तब तक वो इंपोर्टेड गुड्स। जैसे ही उस गुड्स को मैं घर लेके चल जाता हूँ, अपनी दुकान लेके चल जाता हूँ कि बेचूंगा दुकान में, वो इंपोर्टेड गुड्स की कैटेगरी से हट जाता है, इसलिए लिखा हुआ है। बट डज नॉट इंक्लूड गुड्स विच हैज बीन क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन मतलब आप लेके चले गए गुड्स को सर, आगे फर्दर बेचोगे, खुद रखोगे, जो भी करोगे सर। समझ आया? अगला ड्यूटीएबल गुड्स क्या होता है सर? जिसपे कस्टम ड्यूटी लगेगी, सिंपल सी बात है सर, जिसपे ड्यूटी लगने वाली बात है। इंपोर्टर कौन होता है सर? कौन होगा इंपोर्टर? जो पर्सन इंपोर्ट करता है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, क्या इसमें मेरा एजेंट भी आएगा? क्या मैं एजेंट की मदद ले सकता हूँ? हाँ, सरकार बोली तू खुद भी इंपोर्टर हो सकता है, तू अपने बदले किसी एजेंट को बोल दे, वो भी तेरे बदले कर सकता है ट्रांजेक्शन। ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है? इंडिया से बाहर। अच्छा, इसमें एक टैक्स पॉइंट वाली बात है सर, देखो द टर्म इंपोर्टर ऑल्सो इंक्लूड अ पर्सन हु हैज क्लियर्ड द गुड्स फ्रॉम अ वेयर हाउस इवन दो ही इज नॉट द एक्चुअल इंपोर्टर। समझाता हूँ सर, मेरा माल मुंबई के पोर्ट में आ गया, अब मेरी दुकान में इतनी जगह ही नहीं थी कि मैं घर लेके जाऊं, मैंने क्या किया, एक कंपनी की तरह
ढकेल दे ताकत से, ऊपर कर दे। राहुल पीछे खिड़की बंद कर ले यार, वो पर्दे के पीछे वाली। ध्यान दो सर, इन्होंने बोला क्या बोला, ध्यान से सुनना और समझना सर। देखो, जैसे मान लो मैंने आईफोन मंगाया 1,20,000 यूएस से। अब सर मेरी दुकान में इतनी अभी जगह तो नहीं थी, मैंने क्या बोला गवर्नमेंट को, एक काम करो तुम इसको अपने गोडाउन में रख लो, अभी तो रख लो, तुम्हारा गोडाउन का जो चार्जेस रहेगा वो मैं दे दूंगा, तुम इसको अभी अपने गोडाउन में रखो, कल के दिन जब मेरी दुकान में जगह हो जाएगी तो मैं लेके चले जाऊंगा। ये वही बोल रहा है सर, ये वही बोल रहा है। देखो, वेयर द पर्सन हु हैज क्लियर्ड द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, अब मैं कहां से लेके जा रहा हूँ, वेयर हाउस से, इवन दो इज नॉट एन एक्चुअल इंपोर्टर। अब मैं बात किया था गवर्नमेंट से कि मैं गुड्स लेके जाऊंगा, पर गुड्स मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, मेरे बदले मैंने अपने एजेंट को बोल दिया, अरे यार सुन ना, वो गवर्नमेंट के गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है, तू लेके आ जा। तो मैं तो लेके नहीं आया, मैं तो एक्चुअल इंपोर्टर था, पर मेरे बदले कौन लेके आया, मेरा एजेंट। ये भी हो सकता है, प्लस ये भी हो सकता है कि माल गोडाउन में पड़ा हुआ है और गोडाउन में पड़े पड़े मैंने किसी और को भेज दिया। भाई मैं बोला अरे यार एक ऑर्डर आया मेरे पास, वो बोला भैया तुम 1,00,000 आईफोन मंगाए थे यूएस से, वो तुम्हारा गोडाउन में पड़ा है, पता है मेरे को, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, बेचोगे? मैं बोला हाँ यार मैं बेच देता हूँ, ले अब तू खरीद ले, उसको बेच दिया। कल के दिन मैं तो कुछ लेने अब जाऊंगा नहीं, मेरे बदले कौन जाएगा, वही जाएगा तो खरीदा सर, तो वो बंदा आ जाएगा, समझ आया? अब वो बंदा इंपोर्टर की कैटेगरी में आ जाएगा, मैं तो बाहर हो गया ना, मैं तो बेच के निकल गया ना सर, समझ आया? अगला दिया हुआ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होगा सर, इंडिया से बाहर। एक्सपोर्ट गुड्स मतलब क्या होगा सर, जो इंडिया की टेरिटरी से बाहर निकल गया सर। एक्सपोर्टर कौन होगा, मैं, और मेरे बदले क्या मेरा एजेंट भी एक्सपोर्ट कर सकता है? यस, कोई भी कर सकता है सर, समझ आया? द प्रोविजन शैल आल्सो अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द गवर्नमेंट। तो सर क्या गवर्नमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकती है? करती है। कौन बोला गवर्नमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करती सर, गवर्नमेंट भी करती है। हाउएवर इंपोर्ट बाय इंडियन नेवी। सर आपको क्या लगता है इन लोगों पे भी जीएसटी लगाना चाहिए, इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? नहीं सर, सरकार इनको एग्जाम कर देती है। भाई हम तो रशिया से राफेल मंगा ही रहे हैं ना सर, तो राफेल मंगा रहे हैं, ये तो हमारे डिफेंस के लिए ही है, सरकार बोली इनको एग्जेप्ट है, इनसे नहीं लेने वाले, इनसे नहीं लेने वाले हम जीएसटी। समझ आई बात? सॉरी जीएसटी बोला, कस्टम। ठीक, देखो सर, टैक्सेबल इवेंट इन द केस ऑफ इंपोर्ट। टैक्सेबल इवेंट वर्ड का मतलब होता है जब आप गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हो तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब कस्टम ड्यूटी उस गुड्स पे इंपोर्ट करने पे लग जाएगी। इन्होंने बोला सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल कमेंस फ्रॉम व्हेन दे क्रॉस द टेरिटोरियल वाटर but continues and is completed when they become part of the mass of the goods within the territory। आसान भाषा में ऐसा कोई भी गुड्स एक बार इंडिया में घुस गया फिर वो मान लिया जाएगा वो गुड्स क्या हो गया, इंपोर्टेड गुड्स है, और उसमें क्या कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। अगला देखो सर, क्या हम गुड्स को घर लेके जा सकते हैं? हाँ सर लेके जा सकते हैं, मैंने आपको अब भी बताया, मेरा गुड्स पोर्ट में आ गया, मैं बोले यार पड़ा है, चलो मेरे को घर लेके जाता हूँ, आगे मैं भी तो बेचूंगा सर, घर ले जा सकते हैं। घर ले जाने के लिए अपन फाइल करेंगे सर बिल ऑफ एंट्री, नीचे पढ़ने वाला, बहुत डिटेल में सीखेंगे सर बिल ऑफ एंट्री। सर क्या मैं गोडाउन में भी रखवा सकता हूँ? हाँ, अभी जगह ही नहीं तो गोडाउन में रखवा दिया, सरकार बोली दोनों चलेगा। टैक्सेबल इवेंट इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट, अब कॉमन सेंस से बताओ सर एक्सपोर्ट के केस में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, क्या होगा? सर जब वो टेरिटोरियल वाटर से बाहर निकल जाएगा सर तो एक्सपोर्ट हो गया, जब तक वो टेरिटोरियल वाटर में है तब तक उसको एक्सपोर्ट की कैटेगरी में गिनेंगे भी नहीं, वही दिया हुआ है। The object of the act is to take only those goods which get mixed up in the mass of goods in India। ये आपको पढ़ना है, पढ़ना नहीं पढ़ना मत पढ़ना। The rate of import duty as specified, मैंने आपको बताया सर import duty और export duty का रेट कहाँ दिया हुआ है, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में दिया हुआ है। उसके बाद देखो सर अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, पहला देखो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी means an authority competent to pass any order or decision under this act but does not include। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो होता है, वैसे मैं आपको आज एक बात सिखाता हूँ, आगे पूरे कस्टम के लिए याद रखना, पूरे कस्टम में जो भी कस्टम ऑफिसर्स होते हैं उनको हम एक टर्म से बुलाते हैं,
उनका नाम होता है सर प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर बोला जाता है। कारण क्या है सर, इतनी सारी अथॉरिटीज होती है, आप इतनी सारी अथॉरिटीज याद नहीं रख पाओगे, तो हम उनको प्रॉपर ऑफिसर के नाम से याद रखते हैं। कि कस्टम में प्रॉपर ऑफिसर होता है, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑर्डर पास कर सकता है, हमारे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, सब चीज कर सकता है। बट डज नॉट इंक्लूड बोर्ड, कमिश्नर, सीआईटी अपील्स और अपीलेट ट्रिब्यूनल। असेसमेंट क्या होता है सर, समझो। असेसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर आपके गुड्स की वैल्यू निकाली जाएगी सर। अबे वैल्यू निकालोगे तब तो जी कस्टम लगाओगे सर, वैल्यू ही नहीं निकालोगे तो कस्टम ड्यूटी कैसे लगाओगे सर। तो सर याद है अपन जीएसटी में भी वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ते थे, जहां पर अपन वैल्यू निकालते थे, कस्टम में उसको असेसमेंट बोलते सर। इसलिए असेसमेंट बोलते हैं क्योंकि आप जब तक असेस नहीं करोगे आपकी वैल्यू कितनी है, अपन पढ़ेंगे सर आगे चैप्टर, असेसेबल वैल्यू बोला जाता है। यहाँ पर अपन जीएसटी में उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलते थे, यहाँ पर असेसेबल वैल्यू बोलते। सर आपकी अगर असेसेबल वैल्यू ही नहीं पता तो जी कस्टम लगाओगे किस पे, टैक्स नहीं लगा पाओगे सर। तो यहाँ पर असेसेबल वैल्यू निकाली जाती है। Assessment mean determination of the dutiable of any goods and that amount of duty, tax, cess or any other sum so payable, if any under this act, under the Custom Tariff Act 1975 or under any law for the timing in force with reference to। सबसे देखो हम असेसमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले क्लासीफाई करते हैं सर। जो बाहर से गुड्स आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक है कि इलेक्ट्रिकल है, टाइल्स है, ट्यूब्स है, क्या है। गुड्स को क्लासिफाई करना जरूरी है सर, क्योंकि जब तक आप गुड्स क्लासिफाई नहीं करोगे कितना परसेंट लगाओगे कस्टम ड्यूटी, सर फर्क पड़ जाएगा ना सर क्लासिफिकेशन। उसके बाद उसकी वैल्यू निकालते सर कि वो जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। फिर अगला देखते हैं सर उस गुड्स में क्या कोई एग्जेम्पशन तो नहीं है, जैसे रफेल आ रही है इंडिया में, रफेल आ रही तो एग्जेम्पशन है, और अगर एग्जेम्पशन है तो कस्टम ड्यूटी लगा के करोगे क्या। अगला देखते हैं सर कुछ चीजों में ना क्वांटिटी, वेट और वॉल्यूम के बेसिस में टैक्स लगता है, कि बाहर से आप इससे ज्यादा मंगाओगे तो कस्टम ड्यूटी है, इससे कम मंगाओगे तो कस्टम ड्यूटी नहीं है, क्वांटिटी के बेसिस में। जैसे दारू, दारू 2 लीटर से ज्यादा नहीं ला सकते बाहर से, 2 लीटर तक लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लीटर से ज्यादा लाए तो कस्टम ड्यूटी लग जाती है। सिगार 50 से ज्यादा नहीं ला सकते, ठीक है। ऐसी कई सारी चीजें हम पढ़ते हैं सर नीचे। फिर अगला ओरिजिन ऑफ सच गुड्स, ये गुड्स कहां से आ रहा है पता तो चले, चाइना से आ रहा है, श्रीलंका से आ रहा है, यूएस से आ रहा है। ओरिजिन ऑफ सच गुड्स, ओरिजिन से पता चलता है सर कि कहां से गुड्स चल रहा है। और एनी अदर सच स्पेसिफिक फैक्टर्स, और भी कई फैक्टर हो सकते हैं जो असेसमेंट में काम आए। अगला है बैगेज, मैंने आपको बताया सर बैगेज क्या होता है सर, जो सामान है। अब अगर आप जैसे कई लोग हैं सर यहाँ से बैंकॉक जा रहे हैं, दुबई घूमने जा रहे हैं, सामान लेके आते ही हैं, जो सामान लेके आते हैं उसको बैगेज बोलते हैं, सामान लेके आते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैगेज। क्लियर हुआ। अगला दिया हुआ इंक्लूड अनअकम्पनीड बैगेज। अनअकम्पनीड बैगेज क्या होता है सर, बैगेज में मोटर व्हीकल नहीं आती, वो आ भी नहीं सकती, तू कार उठा के लाके दिखा साले, हॉट व्हील्स थोड़ी के पे, ठीक है। तो सर ना अनेक, हाँ इंसान, कोई पर्सन नहीं है, तो गई भगवान, इस टाइप का कस्टम पढ़ लो तुम लोग। चलो अनकम्पनीड बैगेज मतलब कई बार ऐसे होते हैं, आप लोग सुने हो सर, कई लोग अपने गुड्स को लेके आते हैं, कई सारी चीजें लेके आते हैं, बट एयरपोर्ट में घूम जाता है, सुने हो, एयरपोर्ट में लोगों का बैगेज छूट जाता है, अनकम्पनीड बैगेज, फिर उसकी नीलामी होती है सर, ठीक है। हाँ यही पता है। अगला देखो बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है सर, जो उस गुड्स का बेनिफिट उठाएगा सर। देखो सर बेनिफिशियल ओनर मींस एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड और हु एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जो या तो उस गुड्स के बेनिफिट लेता है या तो उस गुड्स को खुद ही इंपोर्ट करता है। बिल ऑफ एंट्री मैंने आपको बताया सर, जब भी कोई गुड्स इंडिया में आता है तो उस गुड्स एक बार कस्टम पोर्ट पहुंच गया, उसके बाद मैं जाता हूं कस्टम ऑफिसर के पास और उसके पास लेके जाता हूं बिल ऑफ एंट्री। ये देख वो गुड्स जो आया है ना वो मेरा है, ये देख उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट डिटेल, कस्टम ड्यूटी क्या है, सब डिटेल्स मैं उसको देता हूं, वो चेक करता है, वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई होता है तो मेरे को गुड्स देता है, और अगर कुछ गड़बड़ लगेगा तो गुड्स नहीं देगा, ठीक है। इससे आप घर में भी लेके जा सकते हो और प्लस इसी बिल को फाइल करते हो आप वेयर हाउस में भी डालने के लिए। अगला है बिल ऑफ एक्सपोर्ट, ये क्या होता है सर, जब हम इंडिया से बाहर कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है सर, ठीक है। अगला बोर्ड
सर CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। भगवान कसम आप, मैं CS की क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया था, उस क्वेश्चन बैंक में ये क्वेश्चन है कि कस्टम एक्ट को रेगुलेट करने वाला कौन सा बोर्ड है। इतने प्यार से उन्होंने नाम चेंज किया था भाई, कस्टम बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है ना, यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स है बोले इनडायरेक्ट हटा दिया, टैक्स एंड कस्टम लिख दिया था। CMA के MCQ में भी है सर ये, तो ये आपको ध्यान रखना है सर कि कौन सा बोर्ड है सर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। पता है पहले के जमाने में इसका नाम ये नहीं होता था, पहले इसका नाम होता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हुआ करता था। अब इन्होंने एक्साइज वर्ड हटा दिया और इनडायरेक्ट टैक्स डाल दिया, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स डाल दिया क्योंकि GST भी है और अभी पूरे तरीके से वैट और सर्विस टैक्स भी बंद नहीं हुआ सर, ठीक है। तो कुछ चीजों में आज भी पुराने अलग टैक्स लग रहे हैं। अगला है कोस्टल गुड्स, सिंपल सी बात है सर। कोस्टल गुड्स मींस गुड्स अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। सर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, मतलब विशाखापट्टनम के पोर्ट से मुंबई पोर्ट में जो जाता है गुड्स, उसको कोस्टल गुड्स बोलेंगे सर। कन्वीनियंस, किसके थ्रू गुड्स भेज रहे हो सर, सी हो सकता है, क्या बोलते हैं रेलवे भी हो सकता है सर, ट्रक भी हो सकती है सर, हम चाइना से ट्रक से भी गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है सर, ठीक है। एयर के थ्रू भी हो सकता है, कोई भी थ्रू हो सकता है। कस्टम स्टेशन, कस्टम पोर्ट को कस्टम स्टेशन बोला जाता है सर, जहां पर गुड्स आते हैं। कस्टम एयरपोर्ट सर, जहां पर जैसे अपने रायपुर का जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल नहीं है, पर दिल्ली वगैरह के जो एयरपोर्ट है, दिल्ली मुंबई के, वो इंटरनेशनल है, वहां से आप कोई गुड्स इंपोर्ट भी कर सकते हो सर, रायपुर में नहीं हो पाएगा। कस्टम एरिया मीन्स सर जहां पर वो पोर्ट जो बना हुआ रहता है ना सर, जहां पर गुड्स आते हैं रखाते हैं, जो वहां पर वेयर हाउस वगैरह रहता है, उसको कस्टम एरिया बोलते हैं सर। वहां से माल तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते, कस्टम ड्यूटी पे करोगे तभी वहां से गुड्स हटेगा सर, नहीं तो नहीं हटेगा, ठीक है। कस्टम पोर्ट ये वही दिया हुआ सर। इसमें इंक्लूड करता है इनलैंड कंटेनर डिपोट। ये क्या होता है समझो सर, मैं कहां बैठा हूं, रायपुर में, ठीक है, आराम इंस्टीट्यूट, ठीक है सर, मैं बैठा हूं रायपुर में, अब मेरा माल आया मुंबई में सर, बार बार मैं मुंबई तो नहीं जा सकता, मैंने कस्टम ऑफिसर को बोला सुन ना भाई तू अपनी एक ऑफिस यहाँ खोल दे, एक बार मैं डॉक्यूमेंट फाइल करने जाऊं, एक बार मैं गुड्स लेने जाऊं, क्या दिन रात यही काम करूं, मतलब धंधा करना बंद कर दूं क्या? मैं बोले ये नहीं हो सकता, तो एक काम कर, यहीं पर क्या बोलते हैं एक ऑफिस खोल ले जहां पर मैं पूरी डिटेल्स वगैरह फाइल कर सकता हूँ। इसको बोला जाता है इनलैंड कंटेनर डिपो। जो कस्टम का ऑफिस यहाँ पर होता है उसको बोला जाता है इनलैंड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जहां पर आप पूरी डॉक्यूमेंट डिटेल्स वगैरह फाइल कर लेते हो, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर लेते हो और फिर सीधा मुंबई जाते हो और अपना सामान लेके आ जाते हो। एक बार जाना पड़ेगा, ये नहीं होगा तो बार बार जाना पड़ेगा। फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट, ये बहुत सिंपल सी बात है सर, जो इंडिया से बाहर जा रही हो उसको फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट बोलते हैं। इसके बाद देखो सर, अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। देखो सर ये क्या होता है, एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताना, कोई भी आदमी अगर गुड्स बाहर से लेके आ रहा है, आपको नहीं लगता वो आदमी को लेकर चिट्ठा रखना पड़ेगा कि क्या गुड्स वो लेके आ रहा है और क्या कितने वैल्यू पे कितनी क्वांटिटी पे लेके आ रहा है। वो जो लेकर चिट्ठा लेके आता है ना सर, जिसमें पूरी डिटेल रखता है वो कि कौन से गुड्स लेके आ रहा है, क्या वेराइटी है, कितने का लेके आ रहा है, किन आदमी का लेके आ रहा है, उसको बोला जाता है अराइवल मैनिफेस्ट। कोई भी शिप वाला पहले मेरे को ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट देता है सर, मैं चेक करता हूं तू क्या लेके आ रहा है, जो मेरे पास जानकारी है जो गुड्स आने का है क्या वही लेके आ रहा है कि कुछ और लेके आ रहा है। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो वो माल उतरने नहीं देंगे सर, समझ आ रहा है। सबको देना पड़ता है सर, आप वेसल से लाओ, एयरक्राफ्ट से लाओ, ट्रक से लाओ, कहीं से भी लाओ सर, ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट बिना आपको गुड्स अंदर आने ही नहीं देंगे सर। और जो आदमी लेके आएगा वो ये लेकर रखेगा सर इंपोर्ट मैनिफेस्ट, डिटेल्स होती है सर वो क्या गुड्स लेके आ रहा है उसकी, समझ आया भी। देखो सर, वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में an arrival manifest or import manifest by presenting electronically prior to the arrival, आने से पहले इनको देना पड़ता है, पर व्हीकल के केस में अराइवल के विदिन 12 आवर्स आपको देना पड़ेगा। मैं बोला मतलब, बोले सुन तेरा माल किससे आ रहा है, मैं बोला शिप से आ रहा है, सरकार बोली अगर शिप से आ रहा है ना तो वो शिप वाले को बोलना पहुंचने के पहले इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दे, और अगर तेरा गुड्स व्हीकल से आ रहा है मतलब ट्रक से आ रहा है
तो तेरी ट्रक आने के 12 घंटे के अंदर तेरे को इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना पड़ेगा कि तू क्या क्या माल लेके आया, क्या क्या सामान लेके आया। समझ आ रहा है? पर्सन इंचार्ज, पर्सन इंचार्ज क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, एक आसान भाषा में, अगर कोई भी सामान आप कोई भी जगह चीज से लेके आ रहे हो तो उस चीज का मालिक, वेसल का मालिक कौन होगा? उसका मास्टर। वेसल का मालिक तो उसका मास्टर होगा ना सर। एयरक्राफ्ट का मालिक कौन होगा सर? पायलट। पायलट ही तो चला के ला रहा है ना सर। अगला रेलवे का कौन होगा सर? कंडक्टर या गार्ड, जो भी पर्सन उस ट्रेन को चला रहा होगा। और सर इन एनी अदर केस पर्सन इंचार्ज, बेसिकली आप उसको ड्राइवर भी बोल सकते हो, क्योंकि रोड के केस में, ट्रक के केस में कौन होता है? ड्राइवर होता है जो चला के ला रहा है। पर्सन इंचार्ज मतलब जो आदमी उस चीज को चला के लाता है, जो उसको अपनी जिम्मेदारी में लेके आता है, उसको अपन पर्सन इंचार्ज बोलते हैं। हाँ बोलोगे सर एक बात बताओ, ये पर्सन इंचार्ज का रिलेवेंस क्या है? अब बहुत रिलेवेंस है। इंपोर्ट मैनिफेस्ट यही तो भर के देगा कि क्या क्या सामान लेके आ रहा है। भाई एक बात समझो ना सर, एक ट्रक है, ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर है, उसी को तो पता होता है सर कि सामान वो क्या लेके आ रहा है। समझ आ रहे हैं? जो पीछे हमाल बैठा होगा, जो सामान खाली कर रहा है, उसको क्या पता? वो बोलेगा मेरे को क्या पता भैया, मेरे को तो लेके इसलिए आया कि सामान खाली करना है, मेरे को नहीं पता क्या क्या है। आप ड्राइवर से पूछो, कंडक्टर से पूछो। समझ आ रहा है? अगला देखो, प्रोहिबिटेड गुड्स। कुछ चीजें अलाउड ही नहीं है सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना। आप शेर की खाल यहां से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सर, अलाउड नहीं है, प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते। शेर की खाल, स्किन, साले खाल नहीं पता है बे, डूब मर। ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते सर, बैन है, प्रोहिबिटेड है। बोलोगे सर कर दिए तो हाँ करो, फिर देंगे कोने में ले जाके खाने भर का, पकड़ा गए तो। प्रोहिबिटेड गुड्स अलाउड नहीं है सर, अलाउड नहीं है, काम कर ही नहीं सकते सर। वेरी गुड, ये यही है ड्रग्स जो इंडिया में फैला रहे हैं ना, यही पर्सन है। मैं बताऊं, एक आराम भी बता देगा कि ड्रग्स को अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, साला ड्रग्स पूछता है पागल। अगला देखो सर, स्टोर्स मींस गुड्स टू बी यूज इन अ वेसल वगैरह, क्या ये सब ला सकते हैं सर? यस सर, वेसल वगैरह में अगर कोई गुड्स की जरूरत पड़ सकती है, जैसे बेस्ट एग्जांपल फ्यूल है सर, एक्स्ट्रा फ्यूल लेके हम कैरी करके चल सकते हैं सर, क्या पता वेसल में तो फ्यूल की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ जाए सर। ठीक है, ट्रांजिट ऑफ गुड्स, ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स एग्जाम में आता है सर। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? ट्रांजिट, अच्छा, तो ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? ये आरएसक्यू से बीकॉम करने का साइड इफेक्ट है, दिखा ना, कि ट्रांजिट आधा वर्ड है और ट्रांसशिपमेंट में 2 वर्ड जोड़ दिया। ठीक है, where any goods imported in a convenience or mentioned in the arrival manifest or import manifest or the import report, as the case may be, as for transit in the same convenience to any place outside India or to any custom station, the proper officer may allow the goods and convenience to transit without the payment of duty. चाइना से गुड्स इंडिया में आया और उसी शिप से गुड्स इंडिया से श्रीलंका चले गया, उसी शिप से, तो इसको ट्रांजिट बोला जाता है। समझ आया? अब दूसरा एग्जांपल, मेरे को यूएस में गुड्स बेचना था, मैं मुंबई में रहता हूं, तो मेरी शिप चली मुंबई से वाइजैक, विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम से यूएस जाने का रूट था। अगर मुंबई से विशाखापट्टनम चली और विशाखापट्टनम में शिप चेंज हो गई, ट्रांसशिपमेंट। सर गुड्स ट्रांजिट के केस में क्या फ्रेश डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है? नहीं सर, वही तो शिप है, उसी शिप से तो आगे चला है, क्यों नए डॉक्यूमेंट बनाओगे? पर ट्रांसशिपमेंट में फाइल करना पड़ेगा सर नए डॉक्यूमेंट्स, क्यों सर? नई शिप है, माइट बी पॉसिबल गुड्स का कोई झोल झाल या इधर उधर चेंज हुआ होगा, तो ट्रांसशिपमेंट, नए डॉक्यूमेंट्स, नई डिटेल्स फाइल करना पड़ता है, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल करना पड़ता है सर। यहाँ तो ट्रांजिट के केस में कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं सर, वही तो शिप है, जब शिप चेंज ही नहीं हुई, गुड्स उतरे ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो क्यों नए डॉक्यूमेंट्स? पर ट्रांजिटमेंट में सर गुड्स उतरे, चेंज हुए, शिप बदली, नए डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा सर, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट फाइल करना पड़ेगा। समझ आया? बैठा दिमाग में?
पढ़ू आगे, देखो सर, determination of duty where goods consist of article liable to different rate, where the good consist of article set of article duty shall be calculated on the following basis. देखो सर, article liable to duty on the basis of quantity, तो such article shall be chargeable on the basis of quantity. अगर सेम रेट है तो दैट रेट, अगर डिफरेंट रेट्स है तो हाईएस्ट रेट पे टैक्स लगेगा सर. आर्टिकल नॉट लायबल टू ड्यूटी, सरकार बोली वो 0.2 में कवर हो जाएगा. ये पढ़ने की जरूरत है नहीं. ये आपको क्या बोलते हैं मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सर. कई बार क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखो सर, इसका बड़ा प्यारा एग्जाम्पल दिया हुआ है सर. क्या होता है, कई बार कोई गुड्स है ना, उस गुड्स के साथ साथ कई सारी चीजें हम एक्सेसरीज लेके चलते. तो उन्होंने बोला सर, एक्सेसरी, स्पेयर पार्ट और मेंटेनेंस एंड रिपेयर इक्विपमेंट फॉर एनी आर्टिकल शैल बी चार्जेबल टू सेम रेट ऑफ ड्यूटी ऑफ दैट आर्टिकल. बोले नहीं समझ आया. बोले देख, तू कोई मशीन लेके चल रहा है और अगर उस मशीन में कस्टम ड्यूटी 30% लगती है, तो मशीन से रिलेटेड मान ले अगर कोई नट बोल्ट लग रहा है, कोई स्पेयर पार्ट लग रहा है, तो स्पेयर पार्ट पे भी कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी? 30%, सेम रेट पे. समझ आया? क्लियर हुआ? मतलब ये सिंपल ये बोलना चाहते हैं, जिस चीज में, मेन चीज में जितना परसेंट लगेगा, उससे रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उसमें भी सेम परसेंट लगेगा कस्टम ड्यूटी. आसान कर दिए चीजें, नहीं तो अलग अलग रहती तो दिक्कत होती है. Where the importer produces evidence to the satisfaction of the proper officer or the evidence is available regarding the value of any article liable to different rate of taxes, such article shall be chargeable to rate separately at the rates applicable to it. मैं आपको ये चीज समझाता हूँ सर, ये मार्केट में प्रैक्टिकल है. जैसे मान लो मैंने चाइना से कोई क्या बोलते हैं मशीन इंपोर्ट करी, अब मशीन जो इंपोर्ट करी उसमें 30% टैक्स लग गया. अब कल के दिन सर मेरी वो मशीन खराब हो गई, तो मैं कंपनी वाले को बोला भाई मशीन खराब है, कंपनी वाला बोला भैया सुनो ना, मेरे को इसका जो स्पेयर पार्ट है चाइना से मंगाना पड़ेगा. अब दो बातें, चाइना से मंगा रहे हैं तो वो जो स्पेयर पार्ट आ रहा है उसमें कस्टम ड्यूटी कितने परसेंट लगेगी? तो कंपनी बोली भैया सुनो ना, जितना आपकी मशीन मंगाते टाइम कस्टम ड्यूटी लगी थी ना, सेम परसेंटेज लगेगी. मैं कस्टम ऑफिसर को बोला सेम परसेंटेज नहीं लग सकता, मशीन में 30% कस्टम ड्यूटी लग रही थी, ये स्पेयर पार्ट पे 18% लगना चाहिए. मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास एविडेंस है सर. कस्टम टैरिफ एक्ट की बुक है, उसमें लिखा हुआ 18% लगना चाहिए. सरकार बोलती है अगर आप एविडेंस दे सकते हो और सामने वाले ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हो कि इसमें अलग रेट लगना चाहिए, तो फिर अलग लगेगा. और अगर तुम नहीं प्रूव कर पाओगे तो सेम रेट लगेगा. समझ आई बात? बैठा है दिमाग में? री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स. री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब क्या होता है? सोचो, दोबारा इंपोर्ट ना, नहीं नहीं तू बोल ले, दोबारा इंपोर्ट ही बोलने गले. जब हम कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने के बाद वापस उसको इंपोर्ट कर लेते हैं. कई बार ऐसा होता है, कई गाड़ियों में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आती है, कई सारी चीजों में डिफेक्ट आती है. तो सर मान लो हमने किसी को कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया हो, अब उसमें डिफेक्ट आ गई, तो वो आदमी बोला भैया डिफेक्ट है, आपके गुड्स खराब है, गड़बड़ है, हम उसको क्या कर लेते हैं? वापस री इंपोर्ट कर लेते हैं. समझ आया? इफ द गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया आफ्टर एक्सपोर्टेशन therefrom such goods shall be liable to duty and subject to condition all the satisfied. जितनी भी कंडीशन है सब सेटिस्फाई करेंगे और वापस उसमें टैक्स लगेगा, क्योंकि ये मान लिया जाएगा कि गुड्स इंपोर्ट हुआ और उस पर टैक्स लगेगा. अगला देखो, ड्यूटी ऑन गुड्स डायरेक्ट, ब्रेक, जेट से फ्लोट्स का, ये सब मीनिंग दी हुई है सर. और बड़ा मजेदार है, पढ़ो ना, अजब अजब गजब टाइप की कहानी है. Derelict means a property abandoned at sea without hope of recovering. समुद्र में इतना नीचे तेरा गुड्स डूब गया है कि उतना नीचे तो जा ही नहीं सकते निकालने के लिए, खत्म गुड्स. केजीएफ याद आ रहा है भाई, पढ़ना नहीं है यार, नालायक. देखो सर, तो इन्होंने सिंपल बोला, अगर गुड्स ऐसी हालत में कि आप उसको रिकवर ही नहीं कर सकते, तो ये चेक करा जाएगा गुड्स डूबा कहाँ है. अब तू केजीएफ की बात ही सुना है तो सुन, केजीएफ की स्टोरी जो थी उसमें वो शिप आखिरी में डूबी थी, वो मतलब बम वगैरह फायरिंग हुई थी और डूबी थी. कहाँ डूबी थी सर? इंडियन बॉर्डर के बाहर, पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर में थी सर. कौन लड़ेगा उसके लिए? एक भी देश अगर क्लेम करने गया तो इंटरनेशनल लड़ाई हो रहेगी सर, फिर लड़ो मरो. कोई क्लेम ही नहीं किया, सब नीचे.
समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अगर वो इंडियन बॉर्डर्स के अंदर होता ना, तो इंडियन गवर्नमेंट एफर्ट्स देके निकालने की कोशिश करती। कैसे निकालेगी सर? निकाल ही नहीं सकते। अगला देखो सर, wreck is the property cast ashore by the tide after shipwreck। ये पता है क्या होता है? टाइटैनिक के साथ क्या होता है? टाइटैनिक शिप टूट गई थी और ब्रेक होके डूब गई थी, उसी की तो बात बोल रहा सालों। Jet said, where the goods are cast into the ship for lighting the ship to prevent it from sinking। यहाँ डूबने से बचा रहे सर आप गुड्स को, ठीक है? शिप डूब जाएगी, शिप डूबेगी तो पूरा गुड्स डूब जाएगा, यहाँ पर आप बचा रहे हो। अगला है फ्लोट्स क्या है? गुड्स सेपरेटेड फ्रॉम द शिप बाय सम peril which continue to float on sea। यहां पर क्या किया आपने? आपने गुड्स को ना छोटी बोट में ट्रांसफर कर दिया बड़ी शिप से। वो याद है, बहुत फेमस किस्सा सुने हो, वो स्विस कैनाल में एक बार शिप फंस गई थी, नहीं सुने? इतना फेमस किस्सा था, दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी वो। और स्विस कैनाल बहुत छोटा सा एरिया है, 200 ऐसे मिलीमीटर या कुछ ऐसा है, 200 मीटर का कुछ दायरा है। वहां पर ना शिप फंस गई थी सर, वो पूरी शिप ऐसे हो गई थी, टेढ़ी हो गई थी, तो वो शिप निकल ही नहीं रही थी। तो देखा जाए तो उसको निकाले कैसे परेशान हो गए थे। तो ये भी एक बार सोचा गया था कि एक काम करते, उसको अनलोडिंग करते। उसमें 1000 कंटेनर था, तो छोटी छोटी शिप को बुलाया गया और अनलोडिंग करने के लिए सोचे। तो बोले अगर इतने कंटेनर अनलोड करेंगे तो 15 दिन तो अनलोडिंग में लग जाएगा, और जितने दिन वो खड़े रहेगी उतने दिन कॉस्ट बढ़ती रहेगी सर। तो करे क्या, बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया। बाद में सर ऑटोमेटिक कुदरत की देन से वो ठीक हो गया। कैसे? इतनी तेज हवा और समुद्र में लहरें आई कि ऑटोमेटिक वो शिप सीधी हो गई सर। मैन मेड कितना ही ट्राई किया, कुछ नहीं हो पाया, अपने आप कुदरत की देन से हुआ। देखो, goods being direct, wreck, jet scam, float scam bought or come into India shall be dealt as if they are been imported into India। इंडिया की बॉर्डर घुस गए और कुछ भी हुआ तो हम तो इंपोर्ट ड्यूटी लेके जाएंगे। तेरे को निकालना है तो समुद्र के नीचे से निकालना है, हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार बोलती, पर तू इंपोर्ट ड्यूटी तो हमें देगा। समझ आया? कस्टम ड्यूटी नॉट लेविएबल इन सर्टेन केसेस, ये आता है एग्जाम में। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, बट ये आएगा सर। नो ड्यूटी ऑन पिल्फर्ड गुड्स। पिल्फर्ड क्या होता है? पिल्फर्ड गुड्स का पता है मतलब? चोरी, छोटी मोटी चोरी हो जाना। जैसे एक एग्जांपल है सर, मान लो मैं रशिया से गेहूं मंगाया और मेरा माल वहां पर पड़ा हुआ है कस्टम पोर्ट में, और कस्टम पोर्ट में पड़े पड़े चूहा खा गया, तो नहीं हो सकता चूहा खा, चूहा खा गया, मेरे को तो नुकसान हो गया। अब कस्टम ऑफिसर बोला ला ड्यूटी दे, कस्टम ड्यूटी। मैं बोला मैं नहीं दूंगा, तुम चूहे से वापस लेके आओ मेरा गेहूं। वो कहा मैं नहीं दे रहा। पढ़ ले रितेश, पढ़ ले, नहीं तो सीएमए इंस्टीट्यूट ना तेरे को चूहा बना के निकालेगी। ठीक है, ध्यान दो। तो सिंपल सी बात है सर, मैं बोला मैं तो नहीं दूंगा ड्यूटी, मैं तो खाया नहीं वहां बैठ के, मेरी गलती नहीं है, और कस्टम पोर्ट में चोरी हुई हो तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ मैं घर ले जाता, रास्ते में चोरी होता वो चलो मैं देखता, ये तो वहीं पर पड़ा है, तुम्हारे एरिया में पड़ा हुआ था, तो मैं तो नहीं दूंगा। तो कस्टम डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है, जो गुड्स हमारे वहां से चोरी हो जाए, हमारी गलती से कुछ भी हो जाए गुड्स का, मत देना ड्यूटी। समझ आ रहा है? मत देना ड्यूटी। अब एक एग्जांपल समझो सर, मान लो मैंने यूएस से आईफोन मंगाया, कस्टम पोर्ट में 100 डिब्बे हैं, 100 में से एक डिब्बा अगर चोरी हो गया तो मेरी गलती नहीं है, मैं तो ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं तो नहीं देने वाला ड्यूटी। पर मान लो अगर कस्टम ऑफिसर वो एक डिब्बा ढूंढ के ले आए, तो याद रखना वो एक डिब्बा अगर वो ढूंढ के वापस ले आया तो मेरे को ड्यूटी देना पड़ जाएगा सर। नहीं मिला नहीं दूंगा, मिल गया देना पड़ जाएगा। समझ आया? ये ध्यान रखना। Imported goods are pilfered. Some such goods are pilfered after the unloading thereof and before the proper officer has made an order for clearance for home consumption। अभी मैं घर में लेके नहीं गया, ना ही वेयर हाउस में रखा, वो तो पोर्ट पे पड़ा था, पड़े पड़े चोरी हो गया या चूहा खा गया। The pilfered goods are not restored। नहीं रिस्टोर हुआ तो बच गया। देखो सर, importer shall not be liable to pay duty
मैंने आपको बताया सर चोरी हुए गुड्स में नहीं देना पड़ेगा। अब पिलफर्ड मतलब स्टील होता है सर, कुछ स्मॉल क्वांटिटी चोरी वोरी हो गई हो, थेफ्ट हो गया हो। अब पूरे गुड्स में आग लग जाना नहीं होता सर, अगर पूरा ही आग लग गई है, पूरा ही चोरी हो गया, तो वो पिलफर्ड नहीं है सर, वो बड़े लेवल का डैमेज है। नीचे पड़ेंगे सर वो बड़े लेवल का डैमेज, पर ये छोटा है, छोटा छोटी मोटी चोरी। ठीक है, 100 टन माल मंगाया हो, 1 किलो घूम के, छोटा मोटा है सर, इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, इफ सच गुड्स आर रीस्टोर्ड, अगर रीस्टोर हुआ है तो क्या ड्यूटी पे करना पड़ेगा? हाँ सर ड्यूटी पे करना पड़ेगा। समझ आया, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट देखो, सेक्शन 13 डज नॉट डील इन द सिचुएशन, इन सब केसेस में सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होगा। पहला, वेयर द गुड्स आर लॉस्ट और डिस्ट्रॉय, मैंने आपको पहले ही बोला सर, अगर पूरा गुड्स ही चले गया या पूरा गुड्स ही डिस्ट्रॉय हो गया, रातों रात आग लग गई, सरकार बोली वो पिलफर्ड में नहीं जाता सर, वो लॉस्ट और डिस्ट्रॉय नीचे पढ़ेंगे सर हम, लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। ठीक है, वेयर द गुड्स आर पिलफर्ड बिफोर अनलोडिंग देयरऑफ, अबे शिप में पड़ा हुआ था, शिप में पड़ेगा पहले ही चोरी हो गया, शिप से भी तो चोरी हो सकता है और शिप से भी तो माल गिर सकता है। वेयर द गुड्स आर पिलफर्ड आफ्टर द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मैं घर लेके जा रहा हूँ या तो मैं वेयर हाउस में गुड्स रखवा रहा हूँ और उसके बाद क्या हुआ, गुड्स खराब हो गया, चोरी हो गया, तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल नहीं है। तो आसान भाषा में सेक्शन 13 कब एप्लीकेबल है, माल पोर्ट में पड़ा हुआ है और पोर्ट में पड़े पड़े या तो चोरी हो जाए या तो खराब हो जाए, थोड़ा बहुत ना, एकदम ज्यादा नहीं सर, थोड़ा बहुत। सेक्शन 33 इज एप्लीकेबल, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 इज नॉट एप्लीकेबल, अपन नीचे पढ़ेंगे 23(1). ठीक है, अगला देखो सर, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज और डिटोरिएटेड गुड्स। अबेटमेंट वर्ड का मतलब होता है छूट, अबेटमेंट वर्ड का मतलब होता है छूट। अब बोला ये तो बिल्कुल भी नहीं समझ आया, सरकार वाली सुन, तेरा माल आया, माल आके कस्टमर वो पोर्ट में पड़ा हुआ है, अब पोर्ट में पड़े पड़े मान ले तेरा गुड्स ना खराब हो गया समुद्री हवा के कारण, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो जैसे तेरा गुड्स अगर 100 रुपए का था, अब वो समुद्री हवा के कारण या कुछ रीजन के कारण तेरे गुड्स की वैल्यू कम हो गई, डिटोरिएट हो गए, डैमेज हो गए, सरकार वाली एक काम करते हैं हम 30% हटा देंगे, उस गुड्स की वैल्यू अब हम 70 लेंगे और 70 के बेसिस पे कस्टम ड्यूटी लेंगे। समझ आ रहा है, बट ये डैमेज और डिटोरिएट मेरे कारण से नहीं होना चाहिए। चलो अगर मैं जाके आग लगाऊंगा ना, सरकार छोड़ेगी नहीं सर, वहां पड़े पड़े अपने आप को है, मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती हुई तो फिर तो गया मैं। देखो, when it is shown to the satisfaction of the assistant commissioner, मैंने आपको बताया है, satisfaction of the proper officer, where any imported goods have been damaged or destroyed has been deteriorated at any time before or during the unloading of goods in India। गुड्स अनलोड कर रहा था, कैच कैच खेल रहा था, नीचे गिरा दिया, टूट गया आईफोन की स्क्रीन, अंदर पूरे सब आईफोन की स्क्रीन टूट गई, मेरी गलती तो नहीं है ना सर, मैं तो कुछ नहीं किया ना सर। अगला, that any imported goods other than warehouse goods has been damaged at any time after the unloading in India but before its examination on account of an accident, any accident not due to any willful act, negligence or default of the importer। मैंने बताया सर मेरी इच्छा से कोई चीज नहीं हो रही है, मेरी इच्छा से ना ही मेरे एम्प्लॉय से ना ही मेरे एजेंट से, गुड्स को कुछ भी हुआ मेरे घर ले जाने से पहले, पहले एक बार मैं ट्रक पे गुड्स लेके चले गया ना सर, उसके बाद ट्रक में आग लग जाए या ट्रक को कोई लेके दौड़ जाए बीच से, कुछ नहीं हो सकता सर, वो तो कस्टम ड्यूटी लेंगे सर। पर अगर मेरे घर ले जाने से पहले वहां पड़े पड़े कुछ हो गया गुड्स जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वैल्यू कम कर देंगे, प्रोपोर्शनेट। अब आप बोलोगे सर कितना परसेंट अबेट होगा, वो सरकार डिसाइड करती है सर, वो अपन डिसाइड नहीं करते कितना अबेटमेंट होगा, वो सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। Where any warehouse goods has been damaged at any time before clearance for the own consumption on account of any accident not due to any willful act, वही बात है सर मैंने आपको बताया। ट्रीटमेंट देखो सर, the duty to be charged on the goods shall bear the same proportion to the duty chargeable on the goods before the damage or deterioration, where the value of damage or deterioration bears to the value before the damage or deterioration। मैथमेटिकली मतलब सिंपल सी बात है सर, जितना गुड्स डैमेज और डिटोरिएट हो गया सर, उस ड्यूटी उस पे तो ड्यूटी कम ही ली जाएगी सर, आपसे पूरी ड्यूटी पूरी वैल्यू पे तो नहीं ली जाएगी, मैं दूंगा भी नहीं सर, मैं तो दूंगा भी नहीं। समझ आया, उसके बाद देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ, चलो एग्जाम्पल देखो ज्यादा अच्छी क्लियरिटी होगी। देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज 1 लाख रुपए,
ड्यूटी लाइबिलिटी बिफोर डैमेज 10,000 रुपए। भाई जब गुड्स 1 लाख का था तो मेरी ड्यूटी लाइबिलिटी 10,000 की थी। वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर डैमेज, भाई 40,000 वैल्यू बची है गुड्स की। अब आप एक बात बताओ, क्या मैं 1 लाख पे ड्यूटी दूंगा? नहीं दूंगा। पागल समझ के रखे हो क्या? वो 1 लाख पे तो तब देता जब मेरा गुड्स अच्छी कंडीशन पे होता। और रिवाइज ड्यूटी आफ्टर डैमेज, अब मैं बोलूंगा सुन, 10,000 की ड्यूटी बनती थी 1 लाख रुपए की वैल्यू के गुड्स पे, अब तो गुड्स की वैल्यू ही 40,000 बची है सर, तो कितना आ जाएगा? करो 4,000 दूंगा। 4,000 से ज्यादा तो कस्टम ड्यूटी नहीं दूंगा। समझ आ रही है बात? क्लियर हुआ? अगला देखो, सेक्शन 23(1). मैंने अब भी आपको जब पिल्फर्ड गुड्स बताया था तो मैंने ये बोला था सर, पिल्फर्ड गुड्स के केस में सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होता। मतलब जहां पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 अप्लाई हो जाएगा वहां पर पिल्फर्ड है, आप नहीं क्लेम कर पाओगे। रेमिशन, रेमिशन ऑफ ड्यूटी, रेमिशन वर्ड का मतलब रेमिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? रेमिट करना, रेमिट करना मतलब कदो, रेमिट करना वर्ड का मतलब होता है छोड़ देना। साले लोग कैसे पढ़ते हो भाई? रेमिट करना, छोड़ देना कोई चीज, ठीक है। देखो सर, अगर मेरा गुड्स लॉस्ट हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया तो मैं ना प्रॉपर ऑफिसर के पास गया और प्रॉपर ऑफिसर को बोला देखो जो मैंने गुड्स इंपोर्ट किया था ना, चोरी हो गया, लॉस्ट हो गया या तो डिस्ट्रॉय हो गया और मैं इस गुड्स को ले जा नहीं पाया सर बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, मैं भी ये गुड्स को घर लेके नहीं गया हूं, आप ही के पोर्ट से वो चोरी हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है। प्रॉपर ऑफिसर बोला कैसे? मैं बोला सुनो, मेरा गुड्स पड़ा था, आपने क्या किया, क्रेन से उठाया, दूसरा कंटेनर उसी पे पटक दिया, गया मेरा गुड्स, डिस्ट्रॉय हो गया, मेरी गलती थोड़ी थी, आपको ध्यान देना चाहिए था। तो प्रॉपर ऑफिसर बोलता है नुकसान गुस्सा क्या होता है? जहां मैं तेरी ड्यूटी रेमिट करता हूं, नहीं लूंगा तेरे से कस्टम ड्यूटी। मैं बोला एहसान नहीं कर रहे हो, लॉ नहीं पढ़ते हो क्या? ये शैल लिखा हुआ है, छोड़ना ही पड़ेगा। मे नहीं लिखा है, शैल लिखा है। शैल वर्ड का मतलब है कंपलसरी है सर, आप में से एक पुटी कौड़ी नहीं ले सकते। मेरी गलती थोड़ी थी, मेरी गलती होती तो ले लेते, मैं थोड़ी काम लगाया वहां के वहां पर, मैं थोड़ी चोरी करके भगा। समझ आ रहा है? शैल लिखा हुआ है, ये आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। The remission of duty is permissible only when there is total loss or loss is forever and beyond recovery। तो बड़ा वैसी बात है सर, कुछ हो ही नहीं सकता रिकवर। और सेक्शन इन केस ऑफ पिल्फरेज सेक्शन 13 इज एप्लीकेबल। अपन पढ़ के आए, देखो दोनों का डिफरेंस। पिल्फरेज तो छोटी मोटी चोरी है, लॉस्ट और डिस्ट्रॉय तो पूरा खत्म ही हो गया, कुछ रिकवर ही नहीं हो सकता सर, खत्म हो गई कहानी। ड्यूटी लाइबिलिटी पिल्फरेज के केस में अगर आपको रीस्टोर करा जाएगा तो आपको वापस ड्यूटी देना पड़ेगा सर। लॉस और डिस्ट्रक्शन में तो वापस रिकवर हो ही नहीं सकता कुछ, तो ड्यूटी की तो बात ही नहीं आती है सर। अगला है टाइम ऑफ अक्रेंस। पिल्फरेज कभी भी हो सकता है आफ्टर अनलोडिंग, बिफोर घर ले जाने से, और ये तो बिफोर घर ले जाना ही होना चाहिए सर, क्योंकि एक बार आप घर ले गए, रास्ते में चोरी हुआ, सरकार बोलती सवारी अपने सामान की कुछ जिम्मेदार है, हमें कोई नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। सर वेयर हाउस गुड्स, अगर गुड्स में वेयर हाउस करूं और वेयर हाउस में गुड्स पड़े पड़े खराब हो जाए तो क्या पिल्फरेज क्लेम कर पाऊंगा? नहीं सर, गवर्नमेंट का भी हो सकता है वेयर हाउस, वेयर हाउस तो प्राइवेट पब्लिक दोनों का हो सकता है। लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन है, अब अगर वेयर हाउस से पड़े पड़े गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसके इसमें सर मैं सेक्शन 23 क्लेम कर सकता हूँ, रेमिशन क्लेम कर सकता हूँ सर। मैं बोलूंगा कस्टम ऑफिसर को जाके देख ले, मिल रहा है तो बता मेरे को वेयर हाउस से, पर जान मुझ के थोड़ी क्यों होंगे। समझ आ रहा है? बेटा दिमाग में। बर्डन टू प्रूव, यहाँ पर कोई बर्डन ही नहीं है पिल्फरेज के केस में, छोटी बड़ी चीजें सर, इतना कचर कचर नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बर्डन रहेगा कि नहीं पड़ेगा? अबे रहेगा ना भाई। आप क्या बोल रहे हो पता है, समझो आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हो। अबे गुड्स पूरा ही चोरी हो गया है या पूरा ही खत्म हो गया है और रिकवर ही नहीं हो सकता, बड़ी बात बोल रहे हो सर, तो यहाँ पर तो प्रूव करना पड़ेगा ना सर। यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं है सर। अब आप बताओ ना, मैं 1,000 टन गेहूं मंगाया हूँ, 1 टन इधर उधर हो भी गया तो ये बहुत बड़ी बात नहीं हो गई सर। आप समझो 1% हो गया, 1% भी नहीं हो, 0.1% है, इतनी बड़ी बात भी नहीं होती है। समझ आया? आगे देखो, रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन रिलिंग्विशमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। ये एक नंबर है, एक नंबर है, सुनो।
मैंने गुड्स मंगाया, ध्यान से सुनना, मैंने गुड्स यूएस से मंगाया, आईफोन मंगाया, मेरा गुड्स आ गया कस्टम पोर्ट में, कस्टम वाला ऑफिसर फोन किया, बोले तेरा गुड्स पड़ा ले जा, बोला सुनना तू ही रख ले। बोले पागल है, तेरे गुड्स का मैं क्या करूंगा? बोले नहीं नहीं सुनना, मेरे को वैसे ही मन नहीं, तू रख ले। कस्टम ऑफिसर बोलेगा तू पागल हो गया, मैं इंपोर्ट नहीं किया हूं, तू इंपोर्ट किया। मैं बोला मैं बोल रहा हूं ना, तू रख ले। जा दिया, दिया मतलब, बोले रख ले। तो कस्टम ऑफिसर बोला इसमें इंपोर्ट ड्यूटी। बोला सुन, इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब मैं कुछ इंपोर्ट करूं, घर लेके जाऊं, मैं ले जा ही नहीं रहा, मैं तो छोड़ दिया तेरे पास। तो बोले इसमें इंपोर्ट ड्यूटी मैं दूं? मैं बोला वो तेरी इच्छा, यार तेरे को क्या करना है वो भी मैं ही बताऊंगा तो कैसे चलेगा बे, वो तो तेरी इच्छा, तू और गवर्नमेंट बिल्ड लेना आपस में। The owner of any imported goods may, before an order for clearance of goods for the home consumption or order for permitting the deposit of goods in a warehouse, relinquish his title to the goods। छोड़ दिया सर, और अगर मैं छोड़ दिया तो मैं ड्यूटी भी नहीं दूंगा, जाओ। मजा नहीं आ गया? जन्नत नहीं लगी? एक्सपोर्टर को भी चुतिया काटेंगे, कस्टमर को भी चुतिया काटेंगे। अब देखो सर, relinquish literally means to withdraw from or to abandon or to give up anything or any right or to cease to hold or to surrender। छोड़ दिया सर, आसान भाषा में छोड़ दिया। अच्छा, जब मैं छोड़ता हूं तो अनकंडीशनल छोड़ता हूँ गुड्स, कि भैया ये मेरे को कोई कंडीशन नहीं है। मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता हूँ कस्टमर ऑफिसर को, तू पार्टी देगा तभी लेके जाऊंगा। बोले पागल है क्या भाई, तेरा सामान है, पार्टी मेरे से मांग रहा है साले, ये थोड़ी रखूंगा, कंडीशन नहीं रख सकता सर, अनकंडीशनल है। It is open to the importer to exercise the option above option at any time before the goods for clearance for home consumption। मैं घर लेके जाऊं उससे पहले, एक बार घर लेके चले गया, घर से वापस थोड़ी लाऊंगा, सुनना वो अच्छा नहीं लग रहा है ले वापस लेके आया हूँ, कस्टम ऑफिसर बोलेगा तो झापड़ मारूंगा। एक बार तू घर लेके निकल गया ना, अब तू लेके निकल, अब तू दोबारा मत आना, शक्ल भी मत दिखाना, समझ आ रहा है? और बिफोर ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन अ वेयरहाउस, वेयरहाउस या घर ले जाने से पहले। However, the owner of such imported goods shall not be allowed to relinquish his title of such goods regarding where any offense appearance to have been committed under this act or any other law। अगर आपने वो गुड्स से रिलेटेड कोई चोरी की थी, मजेदार है बताता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो मैं यूएस से आईफोन मंगाया, अब वो सामने वाला ना आईफोन के डिब्बे में हीरा भी भेज दिया, हीरे की तस्करी हो रही है यहाँ पर। अब मेरी फटी, मेरे को लगा कस्टम ऑफिसर पकड़ लेगा मेरे को, मैंने गलती तो कर दी है सर, हीरे की तस्करी कर ली है, सोने की तस्करी कर ली है, हीरे की तस्करी कर ली, इलीगल तरीके से मंगा लिया। अब मेरी पटी, कस्टम ऑफिसर पकड़ लेगा। अब कस्टम ऑफिसर पकड़ भी लिया, कस्टम ऑफिसर बोला भाई तू आईफोन मंगा रहा था, बीच में सोना कैसे आ गया? बोले सुन, रख ले। बोले रख ले क्या होता है, रख ले क्या होता है बे, तू पकड़ा है, रख ले क्या होता है? बोले नहीं नहीं, मैं अपना टाइटल रिलिंग्विश कर रहा हूं, आज से ये तेरा। बोले तेरा क्या होता है, तू चोरी करते हुए पकड़ा है, कोई ईमानदारी से नहीं पकड़ा है, ठीक है? आईफोन होता तो कस्टम ऑफिसर बोला चल ठीक है, मैं सोच भी लेता कि हाँ ठीक है। अबे साले, ये वो क्या बोलते हैं, स्मगलिंग कर रहे थे। तो इस केस में तू अगर मुझे छोड़ना भी चाहेगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है? तू चिल्लाते रहे छोड़ दो, बट मैं तेरे को नहीं छोड़ने वाला। आज तो मैं तेरे से टैक्स लेके ही जाऊंगा, और उसके इसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर, ऐसे तो हर इंपोर्टर ऐसे ही मजे लेता होगा, गुड्स लाया मंगाया, रख ले यार, रख ले, नहीं चाहिए मेरे को गुड्स। सर कोई आदमी ऐसा नहीं करता सर, वो भाड़ा दे के आया है, ठीक है, इंश्योरेंस का पैसा दे के आया है, जिससे गुड्स इंपोर्ट कर रहा होगा ना उसको एडवांस दे के आया है। ये मजे मजे में कोई नहीं करता है सर, पागल है क्या कोई आदमी मजे में ऐसा करेगा? सर कोई नहीं करता। few situation where importer is unwilling or unable to take delivery of the imported goods। देखो कुछ केसेस दिया हुआ है, the imported goods are not according to the specification। बोला था आईफोन 14 भेजने, 13 भेजा है, नहीं चाहिए, रख ले, अब तो चाहिए ही नहीं, क्या करूंगा ले जाके घर? बात 14 की हुई थी, 13 लाके क्यों दिया है?
द गुड्स सो डैमेज ड्यूरिंग वॉयज और एज मे नॉट बी यूजफुल टू द इंपोर्टर, समुद्र से आते आते रास्ते में खराब हो गया, या गुड्स इस कंडीशन में कि अब मेरे कोई काम का भी नहीं है। अगला, देयर में बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरे को गुड्स भेज रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया सर, जैसा मैंने बोला था मेरी कंडीशन को तोड़ दिया, खत्म खत्म, अब तू रख ले, नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो बोल दिया कस्टम ऑफिसर को रख लो गुड्स, करेंगे क्या इस गुड्स का? क्या लगता है कब कस्टम ऑफिसर घर लेके जाएगा? ऑप्शन होंगे सर, इसके नीलामी होगी सर, ऑप्शन होगा। अच्छा मैंने मना कर दिया था, मेरे को नहीं चाहिए आईफोन 14, सॉरी 13 भेज दिया है, 14 बोला था नहीं चाहिए, तो कस्टम ऑफिसर बोला ठीक है मैं इसकी नीलामी कर देता हूँ। मैं बोला तेरे को जो करना है तो कर, मेरे को मत पका। वो बोला ठीक है, और वो कल के दिन नीलामी करता है, और जहां नीलामी कर रहा है वहां मैं पहुंच गया। क्या लगता है देगा नहीं देगा? पहले तो गाली देगा, गाली तो वो देगा, बोलेगा साले अगर लेना था तो ये नीलामी तक पहुंचाया क्यों, पहले ही लेके चले जाता। और मेरा क्वेश्चन है सर वो मुझे देगा कि नहीं देगा? देना तो चाहिए, देना चाहिए, देगा। यहाँ पर ये होगा सर, ऑक्शन होगा, नीलामी होगी, और नीलामी में जो हाईएस्ट बिड करेगा उसी को मिलेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी और हो। समझ आ रहा है? ऐसा नहीं बोल सकता अरे ये तो पुराना वाला अपना आ गया, आ जा, ऐसा नहीं हो सकता सर। सिंपल सी बात है, यहाँ पर ऑप्शन होगा और ऑप्शन में जिसको मिलेगा वही ले सकता। हाँ जी, हाँ जो जीतेगा उसको कस्टम ड्यूटी पे करना है, समझ बैठा दिमाग में? सर अगला देखो, पावर टू मेक रूल्स फॉर डी नेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स, सर ये एग्जाम में नहीं आता, छोड़ सकते हो सर। एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी सर, कस्टम ड्यूटी में सरकार नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर देती है सर, और स्पेशल ऑर्डर पास करके भी एग्जेम्पशंस देती है सर। और हाँ ये देखो इन लोग एहसान किया आपके ऊपर, देखो ड्यूटी शैल नॉट बी कलेक्टेड वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेविएबल डज नॉट एक्सीड 100 रुपए। मतलब क्यों कर रहे हैं? क्या मजे कर रहे हैं 100 रुपए, माय गॉड। इनको बताना पड़ेगा, इससे ज्यादा की तो आजकल कोल्ड कॉफी होती है, बताना पड़ेगा इनको यार। अगले देखो सर, गुड्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। देखो सर, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाई करना पड़ता है सर, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक है, किस टाइप का गुड्स है क्लासिफाई करना जरूरी सर, क्योंकि जिस बेसिस में हम क्लासिफाई करते हैं उसी बेसिस में कस्टम ड्यूटी लगती है सर, टैक्स रेट परसेंटेज पता चलता है सर, और वो कस्टम टैरिफ एक्ट में दिया हुआ सर। देखो ये क्लासिफिकेशन पूछ भी रहा है, क्यों क्लासिफाई करना है सर? हमें रेट ऑफ ड्यूटी तो पता चले, अबे क्लासिफाई नहीं करोगे तो रेट नहीं पता चलेगा। माइट बी पॉसिबल सर उससे रिलेटेड एग्जेम्पशन, और अगर आपने गलत कस्टम ड्यूटी लगा दी सर तो याद रखना वो आपसे पेनल्टी लेके चले जाएंगे सर, इसीलिए क्लासिफाई करना जरूरी होता है सर। और ये क्लासिफिकेशन के लिए हम जनरली सीए, सीएमए, सीएस के पास जाते हैं सर कि बताओ हमारा गुड्स कौन सी ड्यूटी में पड़ता है, क्योंकि अगर मैं गलत कर दिया तो सारे लोग इंटरेस्ट और पेनल्टी लेके जाएंगे। तो एक आदमी बोला ये भी तो हो सकता है ज्यादा कर दिया तो, मतलब मेरे गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती थी, एग्जाम्पल है मेरे गुड्स पे कस्टम ड्यूटी लगती थी 10% और मैं 2 के सिर्फ 20 दे दिया तो मैं सरकार वाली रिफंड देंगे ना, तो चिंता क्यों कर रहा है, 10% रिफंड दे देंगे। पर अगर तू कम दिया तो इंटरेस्ट और पेनल्टी लेके जाएंगे सारे। समझ आ रहा है? The applicability of other duties such as anti-dumping duty ये सब अपन नीचे पढ़ेंगे सर। For applicability of any restrictions on import and export, scheme of classification देखो सर, क्लासिफाई करने का तरीका क्या रहता है सर? पहले तो फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल, 2 शेड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट शेड्यूल होता है जो इंपोर्ट के लिए, सेकंड शेड्यूल एक्सपोर्ट के लिए सर, ठीक है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना ही याद रखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल इंपोर्ट के लिए, सेकंड शेड्यूल एक्सपोर्ट के लिए। सर एक बुक होती है सर HSN कोड, जब मैं जीएसटी पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था सर, ये HSN कोड मिलता है सर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसमें बताया जाता है सर आपकी गुड्स कितनी वैल्यू का है, उसमें कितना परसेंट टैक्स लगेगा सर, HSN कोड। मैंने बताया था ये HSN कोड कस्टम से लिया गया है सर, जीएसटी का अपना कोई HSN कोड नहीं है सर, वो कस्टम से ही लिया गया है। याद है ना सर, अपन पढ़ के आए थे 4 डिजिट और 6 डिजिट का HSN कोड होता है, जीएसटी में पढ़ के आए थे, जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ऊपर हो तो यहाँ पर भी HSN कोड होता है।
कोई भी गुड्स को HSN कोड से ही पहचाना जाता है कि वो कौन सा गुड्स है, उसका क्या HSN कोड है और उसमें कितना रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी लगने वाला है। समझ आया? गुड्स का सारा क्लासिफिकेशन इसी कोड के आपको इसको देखना है, याद रखना, एवरी 4 डिजिट इज कॉल्ड हेडिंग, 6 डिजिट इज कॉल्ड सब हेडिंग, 8 डिजिट कोड इज कॉल्ड टैरिफ आइटम्स। सर ये जो HSN कोड है क्या ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। HSN कोड पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, सेम होता है सर, सिमिलर होता है। अगर सिमिलर नहीं होगा तो लड़ाई नहीं हो जाएगी। आप सोच के देखो ना सर, मैं कोई गुड्स को अलग क्लासिफाई कर रहा हूँ, वो सामने वाला अलग क्लासिफाई कर, लड़ाई हो जाएगी सर। फिर ड्यूटी किस बेसिस में लगाओगे आप? समझ आया ये सबको? टाइप ऑफ ड्यूटीज देखो,